अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज की सबसे अहम खबर ये रही कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, वो दो रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने सज़ा के खिलाफ जो अपीलें पहले दायर की थी उन अपीलों को बहाल कर दिया गया है। यकीनन नून लीग के लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि इस तरह से ये मामला एक मरतबा फिर खुल गया है। अब देखना यह है कि आया नून लीग इन दोनों रेफरेंसेज में कैसे आगे चलती है। तोशा खाना में वक्ती तौर पर रिलीफ तो मिल चुका है, लेकिन इस केस का भी अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ रोज़ पहले जो एक रेफरेंस की सज़ा को मुअत्तल किया गया था उसका तफसीली फ़ैसला भी आया है और उसमें उज़र ये दिया गया है कि जो पैनल बनाया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से उसमें यह बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है और वो इन केसेस के जेल नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनको ये रिलीफ फराहम किया जाए कि उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। अब टेक्निकल ग्राउंड पे जो भी सूरत हाल हो, लेकिन उनके ओपोनेंट्स इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को बियॉन्ड द लाइन जाकर रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इदारों की तरफ से उनको बहैसियत मुमकिन वज़ीर आज़म मुंतखब किया जा चुका है। लेकिन जो भी हो, मुस्लिम लीग नून के कायद अपने तौर पर अदालतों में पेश भी हो रहे हैं और इन केसेस का सामना भी कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे पब्लिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर अब्बासी साहब। आमिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर साहब एडिशनल प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब। आमिर साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आमिर आपकी इजाज़त से चाहूँगी कि पहले आमिर अब्बास साहब से थोड़ा सा टेक ले लूँ। आमिर अब्बास साहब, सर ये फरमाइएगा कि आज जो डेवलपमेंट रही, बज़ाहिर तो पहली स्टेज है इस केस में, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह नून लीग इसके ऊपर खुश हो रही थी, क्या ये समझा जाए कि अब बज़ाहिर रास्ता आसान हो गया? और दूसरा सर, ये नैब की जो बॉडी लैंग्वेज थी आज, उससे बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो पहले ही ये केस हार चुके हैं। देखिए, बज़ाहिर जिस दिन से मियाँ साहब ने ऐलान किया था, लग रहा था कि नैब अब ये केस हार जाएगी। मियाँ साहब को हमारे वहाँ के हाई कमिश्नर सी ऑफ कर रहे थे और जिस अंदाज़ में वो आए और जो उनको प्रोटोकॉल और जिस अंदाज़ में उनकी हिफाजती ज़मानत हुई और फिर जैसे उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था। फिर जो पहली पेशी थी, उसमें नैब को नोटिसेज़ नहीं थे, लेकिन नैब वहाँ पे मौजूद थी। और नैब की अगर ये कंटेंशन है कि जी हमें इतराज़ नहीं, तो अब अदालतों ने तो सरकार से ही पूछना है ना, सरकार बनाम ए या बी केस होता है। सरकार और नैब वो अदारा है कि जो ये रेफरेंस बनाता है और बना के कहता है कि जी मियाँ साहब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ये एवनफील्ड जो फ्लैट्स थे, इनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पा रहे थे, इसका मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे थे। और यही बातें उन्होंने जब केस चला ट्रायल में की और ट्रायल में फिर अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि जी मियाँ साहब वाक़ई ही वो मनी ट्रेल नहीं दे चुके और वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता सके कि जी बच्चे छोटे थे, पैसे कहाँ से आए। ठीक। और लेकिन आज जब ये अपीलें इनकी लगी तो मियाँ साहब चूँकि बेल पे थे और वो वापस नहीं आए थे और इनको समन्स निकाले गए, इनको बुलाने के लिए इसी पाकिस्तानी हाई कमीशन जो अभी उनके साथ था, इसी के ज़रिए समन्स उनकी फ्लैट्स पे, अपार्टमेंट्स पे हुए, वहाँ पे नोटिस चिपकाए गए और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की एक मेडिकल की रिपोर्ट आई, जिसको अदालत ने नहीं माना और उन्होंने उन्हें मफरूर करार दिया और वो अपीलें उनकी डिसमिस कर दी। लेकिन वो जो अपीलें डिसमिस की, उसमें एक क्वेश्चन दे दिया कि जब मियाँ साहब आना चाहें, तो वो फिर एक दरख़्वास्त दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जी ये वजूहात थी, मैं पाकिस्तान नहीं आ पा रहा था। और उसके लिए उनके जो रीज़निंग होगी, वो अदालत ने देखनी होगी कि जी क्या वो प्लॉज़िबल है, क्या वो रीज़न्स बियॉन्ड हिज़ कंट्रोल थे, वाक़ई वो बीमार थे, अलील थे, फ्लाइट्स नहीं थी, कोविड था, या दुबई तक आ सकते थे या स्विट्ज़रलैंड जा सकते थे और पाकिस्तान नहीं, ये अदालतों ने देखना था। बिल्कुल ठीक। लेकिन नहीं आमिर साहब, मैं अब वापस जब वो आपकी आए। तरफ आती हूँ, आप सही कुछ पॉइंट्स पे आप दुरुस्त इशारा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, मैं आमिर अब्बासी साहब आपसे ज़रा पूछना चाहूँगी। सर, आपने आज वो हेयरिंग भी देखी है, बाद आपको बज़ाहिर लगा भी कि किस तरह केस प्रोसीड करेगा और आपने खबर भी पहले ये ब्रेक की हमारे चैनल पे। लेकिन सर ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब या नून लीग जिस तरह इसके ऊपर खुशियाँ मना रहे थे या उनकी जमात मना रही थी, क्या वाकई अब रास्ता आसान हो गया है? अपीलें अभी तो मंजूर हुई है ना, तो एक तरह से ये पहली स्टेज है। क्या समझा जाए कि अब ये केस या दोनों रेफरेंसेस अब किस डायरेक्शन में चलेंगे? कुछ फील तो आपको खुद आई होगी ना एज अ कोर्ट रिपोर्टर भी।
देखिए सना, ये जो केसेस हैं, हमने ये केसेस बनते हुए भी देखे और उसमें भी गैर मामूली हालात थे, और अब जब ये ख़त्म हो रहे हैं उसमें भी गैर मामूली हालात हैं। सो जिस रफ्तार से ये केसेस बने थे उसी रफ्तार से ये अब ख़त्म भी हो रहे हैं। इसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड इसका ये है, आज की जो डेवलपमेंट है उसका भी, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले नवाज़ शरीफ के जो को एक्यूज शरीक मुलजिमान, जिसमें मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, उनको बरी कर चुकी है इन्हीं केसेस में, एवन फील्ड में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यस, बिल्कुल। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी उस जजमेंट में बहुत वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि नैब फेल्ड टू एस्टैब्लिश द केस। सो नैब अपना मुकदमा साबित करने में नाकाम रही, और अगर नैब मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा साबित करने में नाकाम रही, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके जो शरीक मुलजिमान हैं या मुलजिम हैं नवाज़ शरीफ, उन्हें भी उसका फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। लिहाजा ये तो बहुत अहम बात है कि आज इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ऑल्दो कि ये बहुत अहम है कि नैब ने कोई मुखालफत नहीं की और एक कॉन्सीडिंग स्टेटमेंट दे दी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर सज़ा मुअत्तल कर दी जाए, या इवन अगर उनकी जो अपीलें हैं वो बहाल कर दी जाएँ। बहरहाल अदालत ने तो यही फैसला करना था कि उनको अपीलें उनकी बहाली करनी थी, जब नैब ने ही अच्छा, ये पहले से अंदाजा था कि यही फैसला आएगा। जी, देखिए ना, फरीक अगर दो फरीकैन राजी हैं तो अदालत ने उसमें कौन सा कोई बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स ऑर्डर पास किया। आपकी बात काट रही हूँ, इसमें एक ये भी तो रिमार्क्स आए ना कि उन्होंने पूछा नैब प्रोसिक्यूटर से कि जी आपने इनको अरेस्ट करना है नहीं करना है, उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया? मतलब बजाय वो भी कोई नॉन इंटरेस्टेड बिहेवियर के साथ ही आपको लग रहा है कि बात कर रहे थे। देखिए, नैब ने बहुत ही ज़्यादा एक कोऑपरेटिव वाला एटीट्यूड था नैब का, और नैब ने यही कहा कि हमें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है नवाज शरीफ को जेल में भेजने की या इवन उनको गिरफ्तार करने की। तो फिर अदालत ने कहा कि हम फिर अपील्स ही कर देते हैं डिसाइड, लेकिन ऑल्दो कि नैब ने कहा कि जब अपील्स का नंबर आएगा तो हम उस वक्त आर्गूमेंट्स जो होंगे वो देंगे। बज़ाहिर ये लगता है कि नैब अभी खुलकर अपने कार्ड शो नहीं करना चाहता था। शायद अब एक आर्जी रिलीफ तो मिला है नवाज शरीफ को कि उनको गिरफ्तारी से भी वो बच गए हैं, उनकी अपीलें भी बहाल हो गई हैं और अब वो इनकी अपीलों का सामना कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में नैब की तलवार बहरहाल उन पर रहेगी जब तक इन अपीलों का फैसला नहीं होता। लेकिन देखिए, ये इस केस को समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि इसमें जब एहतसाब अदालत ने जो सज़ाएँ भी सुनाई थी, पहली जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी, उन्होंने प्रिजम्पशन के ऊपर ये फैसला सुनाया था कि क्योंकि 2006 में ये जब कानून बदला बरतानिया में, तो उन्होंने अपने जो फ्लैट्स थे वो डिस्क्लोज़ किए, और डिस्क्लोज़ करने के बाद जब उन्होंने डिस्क्लोज़ किए तो कानून बदला। इस वजह से प्रिज्यूम ये किया गया कि क्योंकि कानून बदला और उनको अपने एसेट्स शो करने पड़े, लिहाजा प्रिज्यूम किया कि 93-94 से उनकी कस्टडी में थे या उनकी मलकियत थे। लिहाजा इस सारी चीज़ों में बहुत से अबहाम हैं जो एहतसाब अदालत का फैसला था। इसीलिए जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत थी, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा जो है वो नैब को आड़े हाथों लिया था और ये कहा था कि नैब फेल हुआ है इस केस को इस्टेब्लिश करने में। लिहाजा नवाज शरीफ को बहरहाल फ़ायदा है, क्योंकि दूसरी तरफ नैब अब तो मुखालफत भी नहीं कर रहा, उस वक्त तो मुखालफत कर रहा था तो वो बरी हो गए, अब तो बहुत ही ज्यादा हमायत में स्टेटमेंट्स आ रही है, फ्रेंडली नैब हो चुका है। अच्छा आमिर अब्बास साहब, सर ये बताएगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने, बज़ाहिर इंटरिम गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया नवाज शरीफ साहब के लिए कि उन्होंने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी एक रेफरेंस में, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हो रहा था सर कि ये उनकी पावर्स हैं या नहीं है, इख्तियार में आता है या नहीं आता। अब जो उसका तफसीली फैसला आया है उसमें जो उन्होंने पैनल बनाया था वज़ीर आला साहब ने, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है वो जेल नहीं काट सकते। सर अगर आपकी नज़र से वो तफसीली फैसला गुजरा हो तो आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, अब ये तफसीली फैसलों की ज़रूरत ही नहीं है, फैसला तो आपको सामने नज़र आ रहा है, तफसीली फैसला क्या करना है। अब पंजाब हुकूमत में अगर आप पहले जब मियाँ साहब की ज़मानत हुई थी तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि अगर ये एक्सटेंड कराना चाहें तो पंजाब गवर्नमेंट से रुजू कर सकते हैं, और जब मियाँ साहब नहीं आए और उन्होंने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी कि मेरी ज़मानत जौन सी है, सस्पेंशन जौन सी है, इसको एक्सटेंड किया जाए, तो पंजाब हुकूमत ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। और ये बात जब इनकी अपील डिसमिस हुई तो उसमें क्लियरली अदालत ने लिख दिया है। अब एक दफ़ा हुकूमत अगर डिसमिस करती है उसी ग्राउंड पे कि जी अलील होने की वजह से, तो इंटरिम गवर्नमेंट क्या दोबारा से कोई रिव्यू का इख्तियार तो नहीं है, वो जिन ग्राउंड्स पे कर रही है। लेकिन असल चीज़ तो अदालत ने देखनी है कि ये पंजाब गवर्नमेंट के मफरूर तो नहीं है, ये तो अदालत से मफरूर हैं। अदालत ने इनके वारंट्स निकाले, अदालत ने इनको परपेचुअल वारंट्स दिए और अदालत ने इनकी अपील डिसमिस की, ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने। अब अदालत ने यही देखना है कि जी आया इनके पास जो रीजनिंग है वो ये उस फैसले में लिखा हुआ है कि अदालत
में ये जब अपनी दरखास्त देखेंगे तो अदालत सब्जेक्ट टू लॉ देखेगी कि जी कौन सी वजूहात थी, मियाँ साहब नहीं आ पा रहे थे। तो अब अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाती है उन रीजनिंग से, नैब भले से जो भी कहता रहे, लेकिन अदालत ने वो देखना है, नैब हैज टू असिस्ट, लेकिन वो असिस्ट इस वक्त कर रही है मियाँ साहब को ठीक। कि किसी तरीके से उनको रिलीफ दिया जाए। और अभी जो बात हुई कि जी मरियम बीबी और सफदर साहब जो इसमें ऑलरेडी एक्विट हो चुके हैं, वो भी गालिबन ये इस शहबाज शरीफ साहब की ही पीडीएम की हुकूमत थी जिसमें एक्विटल हुआ, और उस एक्विटल को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन पे चार्ज ये नहीं था कि उनके पास वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और उन्होंने जायदादें कोई बनाई। उनके पास सिर्फ इतना उन पर चार्ज था कि आपने अपने वालिद साहब की अयानत की है, मदद की है उन प्रॉपर्टीज को छुपाने में, उनकी मलकियत जाहिर ना करने पे। तो मियाँ साहब पे जो चार्ज है वो ये है कि जनाब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, जब ये प्रॉपर्टीज ली गई तो आपके बच्चे जो उनसे थे वो इस एज पे थे कि गालिबन वो उनकी कोई इनकम नहीं थी। तो आप हमें बता दीजिए कि ये बच्चों की अगर इनकम थी या आपकी थी या कोई फैमिली बिजनेस था जिसमें मियाँ साहब ने पहले बताया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी ये हैं वो जराए, लेकिन अदालत ने कहा कि जी जो आपने कतरी का खत दिया है उसको अदालत ने कबूल नहीं किया। तो अब भी अदालत ने जब अपील चलेगी मेरिट्स पे, तो बेसिकली जो चीज देखनी है वो यही देखनी है क्या उन फ्लैट्स की जो मालकियत है और जो कीमत है वो उनके नॉन सोर्स ऑफ इनकम से डिसप्रोपोर्शनेट तो नहीं उससे। लेकिन नैब ने उस वक्त भी ये कमाल किया था कि आपने मियाँ साहब की नॉन सोर्स ऑफ इनकम तो बताई नहीं, आपने मियाँ उन फ्लैटों की कीमत जब उस वक्त पूछा गया तो बताया जी गूगल करके देखिए तो आपको फ्लैटों की कीमत पता चलेगी। आमिर अब्बासी साहब, सर एक और भी था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा था और वो पीटीआई चेयरमैन के हवाले से था। अल कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस जो थे उसमें जो बेंच था उससे जस्टिस बाबर सत्तार साहब अलहदा हो गए और उन्होंने एक रिजर्वेशन दी थी कि जी ये जो अबूरी ज़मानतें हैं ये कैसे बहाल हो सकती हैं जब एक शख्स को ऑलरेडी आपने अपनी कस्टडी में लिया हुआ। तो अगर आप उसका भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि उसमें जो लतीफ़ खोसा साहब उनके वकील थे उन्होंने एतराज़ किया कि जो नैब इस पर एतराज़ कर रहा है वो इसलिए क्योंकि पीटीआई चेयरमैन जो है वो नवाज शरीफ साहब नहीं है। तो इन दोनों केसेस का कोई मवाजना किया जा सकता है कि वहाँ वो भी ज़मानत की अपील कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो हमने इन सारी हवाओं के रुख को तब्दील होते देखा बैक इन 2017। उस वक्त नैब की जो फुर्तियां थी और नैब जिस रफ्तार से एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन अब कर दी गई है, और वही हमारे जो नैब के कुछ आईओज और प्रोसिक्यूटर्स थे जो पहले कुछ आर्गूमेंट्स देते थे और आज उनके आर्गूमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और कंप्लीट यू टर्न है। और अब शायद हवाओं का रुख दूसरी तरफ है तो आर्गूमेंट्स दूसरे चल रहे हैं। उस केस का बैकग्राउंड ये है कि चेयरमैन पीटीआई की जो 5 अगस्त को जब वो गिरफ्तार हुए थे उससे पहले उनकी बहुत से जो क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें पुलिस के केसेस हैं, नैब के केसेस थे, उसमें उनकी ज़मानत थी। उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद उनकी अदम पैरवी पर जो दीगर तमाम ज़मानतें थी वो खारिज हो गई। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया और ये कहा कि हमने तो पेश होना चाहते थे, हमें उन मुकदमात में गिरफ्तारियों से रोका जाए कि नैब किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना कर ले और पुलिस ना कर ले, लिहाजा हम तो पेश होना चाह रहे थे लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, जेल में हैं, तो हम तो पेश नहीं होंगे और डेफिनेटली फिर वो ज़मानतें खारिज होनी थी। और ऐसा ही हुआ कि ज़मानतें खारिज हुई तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया इन सारे केसेस को कि ट्रायल कोर्ट्स उनको मेरिट पर डिसाइड करें। अब जब वो मामला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो जस्टिस बाबर सत्तार और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच वो सुन रहा था। तो इस मौके पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब एक बंदा अरेस्ट हो जाए तो उसके बाद उसकी ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती, वो तो फिर अरेस्ट होगा, तमाम शामिल तफ्तीश होगा, उसके बाद ही उसको जो है वो कोई रिलीफ मिल सकता है, पोस्ट अरेस्ट बेल जिसको कहा था। तो यही हुआ कि फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि जिस बेंच ने ऑर्डर किया फिर मैं इससे अलग हो जाता हूं। लेकिन अब वो उसका नया बेंच बन चुका है, वो प्रोसीड करेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आमिर अब्बास साहब, सर ये बताएगा कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब के हवाले से अब बहुत से लोगों के ख्यालात बदल रहे हैं। सदर मुमलिकत साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी उनके खिलाफ रेफरेंस मैंने तो भिजवाया नहीं था, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भिजवाया गया था। तो ये अब गलतियों का अजाला करने की कोशिश है या उनकी राय बदल गई है चीफ जस्टिस साहब के हवाले से? अगर आप मुख्तसर कॉमेंट कर सके सर, वक्त खत्म हो चुका है। देखिए जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल सदर ममलिकत ने अपना माइंड अप्लाई करके उन्होंने ही भिजवाया था। ऑल्दो जो हुकूमत है वो भिजवाती है, हुकूमत कह रही है हमने नहीं भिजवाया था उस वक्त की
वो बता रही है कि जी हमें तो कहा गया था, जो लॉ मिनिस्टर थे उस वक़्त फ़ारूक नसीम साहब, जी। वो शायद कहीं और से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे या जो भी वजूहात थी, और सदर साहब अब कहते हैं कि जी मैंने नहीं किया था। भाई आपने तो कानून में, आइन में लिखा है कि जब आपके पास रेफरेंस आएगा किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ, तो आपने अपना माइंड अप्लाई करना है और उसके बाद उसको आगे भेजना है। तो ठीक। आई थिंक इसमें सदर साहब की बात में कोई वज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया साबिक एडिशनल नैब प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब और आमिर अब्बासी साहब, इस्लामाबाद पब्लिक न्यूज़, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इसी हवाले से कुछ मज़ीद डिबेट भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हमने मुख्तलिफ एंगल से ये बात करने की कोशिश की है कि आया अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड के हवाले से जो वक्ती रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को आज, उसके बाद आने वाले दिनों में ये दोनों रेफरेंसेस किस तरह आगे चलेंगे, और यकीनन इसमें नैब का जो रोल है वो बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि रियासत एक तरफ, लेकिन नैब अगर इन रेफरेंसेस को लेकर चल रही है तो यकीनन नवाज शरीफ साहब के लिए अपने तमाम जो इशूज़ हैं उनको सामने लाना कि आया उनकी एब्सेंस क्यों रही पिछले 4 साल में, वो बहुत मुश्किल होगा। और इसके लिए जो कुछ भी वो करेंगे, यकीनन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई है उससे ये वाज़ेह हो गया है कि नैब की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। इसी मामले पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब, जो कि खुद आज इस हियरिंग में भी मौजूद थे और कोर्ट के हवाले से काफ़ी कवरेजेस भी करते रहे हैं, और इस केस का जो बैकग्राउंड है उस पर भी थोड़ा सा उनकी राय हम लेंगे। हसन भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाएगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब के दोनों रेफरेंसेस थे उसके ऊपर उनकी जो अपील है वो मंजूर तो हो गई है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको क्या लग रही थी? जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनके रिमार्क्स आ रहे थे, और फिर नैब जिस तरीके से बज़ाहिर हमें नजर आ रहा था कि कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो तो क्या लगता है आपको कि पहले ही नैब ये हार चुका है केस? मुस्तकबिल करीब में आपको ये केस कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? अब बुनियादी तौर के ऊपर जो अपीलें हैं जी। मंजूर नहीं हुई, यानी उनकी दरख्वास्त थी, दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने खुद को अदालत के सामने पेश कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। जी। तो जी। अब उनकी जो अपीलें हैं उनको रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक। अब उनकी अपीलें हुई हैं, बहाल हो गई हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो जमानत से मुतल्लिक मामला है, यानी सजा की मुअत्तली का, इस पर पहले तो उन्होंने कहा कि जी एप्लीकेशन जो है वो अलाउड है। एप्लीकेशन तो उन्होंने जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की भी दायर की थी, लेकिन ठीक। फिर अदालती हमला आया, उसने कहा कि इससे मुतल्लिक, यानी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एप्लीकेशन है और उनकी सेंटेंस ऑफ सेंटेंस है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, इसको जो है इससे मुतल्लिक अलग से फैसला दिया जाएगा। हम्म। लेकिन यानी एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अल अज़ीज़िया के अंदर तो पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी सजा मुअत्तल की है। 401 सीआरपीसी के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया है। लेकिन यानी एवनफील्ड के अंदर वो कि उसके अंदर जो है वो मर्जी नवाज की बरियत हो चुकी है, और क्योंकि उनको जो पहले जमानत मिली थी, वो जमानत उनकी यानी एब्सेंस के अंदर वो जमानत थी वो इंस्ट्रक्शंस हो गई थी। अब दोबारा उनको जमानत दरकार है मामले में, यानी एवनफील्ड के अंदर भी, जी। और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो दरकार है। ठीक। इस हवाले से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना एक फैसला जारी करेगी। हम्म। हो सकता है आज करे, हो सकता है कल करे, लेकिन बजाय उनकी इसमें जो दोनों जो अपील्स है, दोनों यानी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में और एवनफील्ड के अंदर, उनकी सजाएं भी मुअत्तल करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, असल में ये भी बताएगा कि आपने भी पंजाब हुकूमत की वो जो सज़ा माफ़ करने वाला पूरा सिनेरियो है वो भी बताया। अब इसमें सर ये कंट्रोवर्सी हुई कि लोग कह रहे हैं कि क्या पंजाब हुकूमत की डोमेन में आता था, नहीं आता था। इसमें अगर आप नून लीग से बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो कानूनी तौर पर उनके पास पावर्स थी। तो अगर इसमें थोड़ी रहनुमाई कर सकें कि एक्चुअली क्या वाकई पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन में था ये कि वो सज़ा माफ़ कर सकते हैं? क्योंकि पीटीआई के दौर में भी इन्होंने कोशिश की थी नून लीग ने, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जी। जिसमें उन्होंने 8 हफ्तों की उनकी जमानत मंजूर की थी तिब्बी बुनियादों के ऊपर, हम्म। तो अदालत ने ये कहा था अपने फैसले में कि नवाज शरीफ साहब अगर सेहतयाब नहीं होते ना 8 हफ्तों के बाद, तो वो तिब्बी बुनियादों के ऊपर बराह रास्त अदालत आए बगैर वो पंजाब हुकूमत से जो है वो रुजू कर सकते हैं और अपनी जमानत ले सकते हैं। ठीक। एक चीज तो ये थी। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि इसके अलावा भी अदरवाइज भी वो पंजाब हुकूमत के पास 401 सीआरपीसी के अंदर दरख्वास्त दे सकती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है, और उसके मुताबिक अपनी जो सजा है वो मुअत्तल करवा सकते हैं, अपनी जमानत में तोसी करा सकते हैं। तो वही हुआ कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए एप्लीकेशन
दायर की नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑलरेडी एक रिटन ऑर्डर मौजूद है, तो उसी ऑर्डर की मौजूदगी में जो कि इन फील्ड है, उन्होंने इस्लाम जो पंजाब जो हुकूमत है उससे रुजू किया और पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल कर दी। लेकिन सिर्फ ये एक रेफरेंस है अल अजीजिया वाला। बिल्कुल ठीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी तौर पर ही ये दोनों जो रेफरेंसेस है इसमें सजा मुअत्तल कर। अच्छा असलम भाई, थोड़ा सा एक और मामले के ऊपर भी आपका टेक चाहूंगी मैं, वो ये कि सदर मुमलिकत की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया गुज़िश्ता रोज़ और उसमें उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहा कि जी इनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो मैंने तो भिजवाया ही नहीं था, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया था। ये पूरा सिनेरियो आपके सामने रहा, आपने खुद भी इसको कवर किया। आपके ख्याल में क्या वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर आ गए हैं कि वो अपने बयान या जो अपना उनका एक्ट था उससे पीछे हट गए हैं, या एकदम से उनको जस्टिस फाइज ईसा साहब इतने बेहतर कैसे लगने लगे हैं? हुआ क्या है एग्जैक्टली और क्या वाकई में जो कह रहे हैं वैसे ही हुआ है? जी जी। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा इस वक्त मुल्क के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं वो अपनी 5 इयर्स की टर्म एग्जॉस्ट करके जो बेसिकली यानी टिल फर्दर ऑर्डर वो अपना काम कर रहे हैं जब तक नए जो है जो प्रेसिडेंट का इंतखाब नहीं हो ठीक तब तक। तो वो बेसिकली अब अपनी शर्मिंदगी धो रहे हैं। यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर जो किया था उन्होंने यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, वो उस पर वो अपना माइंड अप्लाई करके प्रेसिडेंट ने अपना रेफरेंस भेजना होता है। ओब्वियसली इनिशिएट फेडरल कैबिनेट करती है और वज़ीर-ए-आज़म करते हैं और वो ही अरसाल करते हैं सदर मुमलिकत को। फिर सदर अपना माइंड अप्लाई करता है और फिर वो रेफरेंस भिजवाता है। अभी ये रेफरेंस आपने भिजवा दिया, उसके बाद उनकी बरियत होगी, यानी उस केस के अंदर जो है पहले उनका मामला एफबीआर को सुपुर्द किया, जो पहले जो बेंच था, और उसके बाद रिव्यू के अंदर उनको रिलीफ मिला। अब वो क्या करें? और दूसरी बात ये है कि वो दूसरी बात जो कह रहे थे कि अगर 9 मई के अंदर प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर मैं सदर ना होता तो मैंने 9 मई के अंदर मैंने भी इस वक्त हिरासत में होना था। तो जनाब जो होना था हिरासत में, क्योंकि पीटीबी हमला केस के अंदर भी जनाब मफरूर रह चुके हैं और पहले भी एब्सकॉन्डर थे, और उसमें उस वक्त आपको याद है उनकी ऑडियो लीक से आई थी कि हमला करते हैं, हमने ये कर दिया, कब्जा कर लिया है। बिल्कुल। तो कब्जा करने वाले फिर आपका जो था, आपका जो क्या कहते हैं पास था, वो पास को देखते हुए हाल के बारे में यही कहा जा सकता था कि अगर आप सदर मुमलिकत ना होते तो यकीनी तौर पर आपने भी 9 मई के अंदर मुलव्वस होना था और जेल में होना था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, थोड़े वक्त के लिए सही लेकिन यकीनन कुछ इंसाइट्स उनसे हमने शेयर ज़रूर की हैं। और अब देखना यह है कि आया अदलिया के हवाले से जो बयानात दिए भी जा रहे हैं, क्या वाकई अदलिया मुनसिफाना तौर पर ये सब कुछ कर पाती है या फिर नहीं? एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद सियासी तौर पर सियासी मैदान के अंदर भी हमारी सियासी जमातें बयानात में किसी तौर भी पीछे नज़र नहीं आती हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि इंतखाबात की तारीख अनाउंस कर दी जाए। आखिर इसमें देर क्यों है? क्या ये किसी मसलहत का शिकार नजर आता है इलेक्शन कमीशन? इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टेक हम जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन के हवाले से महीना तो तय हो चुका है, हफ्ता भी शायद तय हो चुका है, लेकिन इलेक्शन दिन कौन से होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। और मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि ये वो जमात है जो कि रोज़ अव्वल से इस बात का मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि अपने कायदीन के केसेस ख़त्म करवाने के ऊपर पहले कोशा हैं, बजाय इसके कि इलेक्शन कैंपेन कर सकें। लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोकल रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत भी सबसे पहले की, और अब भी यही बात दोहराई जा रही है कि इदारों के लिए पहले कोई एक लाडला था और अब कोई दूसरा लाडला है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी पूरे सिनेरियो में और ख़ास तौर पर पंजाब, जो कि यह तय करता है कि मसलत इक़्तिदार या इक़्तिदार की कुर्सी किसके पास आएगी, वो तय करे, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद कोसा साहब मौजूद हैं। कोसा साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया, आप पहली मरतबा प्रोग्राम में हमारे शामिल हो रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि आज एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तारीख की बात की है, लेकिन सर लोगों की ये भी राय है कि महीना हफ्ता डिसाइड हो चुका है, क्या अभी भी कोई इबाम मौजूद है कि इलेक्शन आगे या पीछे हो सकते हैं, कि तारीख के ऊपर जोर दिया जा रहा है? जी सना, थैंक यू वेरी मच जी। हमारा तो पहले दिन से मौक़िफ़ यही रहा है कि जी इलेक्शंस की तारीख दी जाए और जो आइन और कानून कहता है उसके अंदर रहते हुए ये प्रोसेस आगे चले। लेकिन ये आइन और कानून सिर्फ आपके और हमारे लिए है, कुछ और ऐसे मुक़्तदर हल्के हैं जिनकी नहीं होता, और उनके ज़रिए कुछ और ऐसी शख्सियात हैं जिनके ऊपर
ना कानून लागू होता है और ना आईन उनके लिए कोई माने रखता है। जब कराने होंगे, जिन्होंने कराने होंगे वो करा लेंगे। हमारा ये फर्ज बनता है और हमारा ये हक बनता है बहैसियत एक जमहूरी जमात के कि हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के हवाले से अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहें। ठीक। लेकिन खोसा साहब सर, बात तो पीपल्स पार्टी कर रही है, आपने भी शख्सियात की बात की कि शख्सियात भी ऐसी होती हैं, लेकिन सर शख्सियात तो हर मौसम में बदलती रहती है ना। पिछले इलेक्शन के वक्त कुछ और शख्सियात थी, इस मरतबा कुछ और शख्सियात हैं। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है पीपल्स पार्टी, इसमें तो अब JUI, फे और कुछ और जमातें भी शामिल हो गई हैं। तो सर क्या वाकई ये चीज़ तय हो चुकी है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही मैनिपुलेट हो चुके हैं? देखिए ना, इनके इन हालात के जिम्मेदार कौन है। मुझे एक लिहाज से खुशी है कि अगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये तमाम तर साजिशें थी, उनको सजाएं देने के लिए, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखने के लिए, अगर ये साजिशें थी, उन साजिशों को दूर होना चाहिए था। अगर ये हकायक, क्योंकि आज से चंद साल पहले इनका बरमला हर टीवी चैनल के ऊपर, अखबारात में, दुनिया में इसका वावेला, पनामा पेपर्स के हवाले से वगैरह वगैरह, मैं हमेशा यही बात करता आया हूँ, क्या वो सही था? जी। अगर वो सही था जो आज हो रहा है, क्या वो सही है? यानी आज राइट ऑफ अपील भी उनको, सुप्रीम अदालत जो है वो राइट ऑफ अपील को डिनाई कर रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको बहाल कर रहा है। I mean, this country and its system has become a joke. What more can I say about it? यानी कल किसी को कोई ना पसंद था तो वो बाहर, उसके खिलाफ केस, जो पसंद था वो अंदर। आज वही पसंदीदा जो था वो उनको ना पसंद था तो वो अंदर, जो कल का नापसंदीदा था वो बाहर। नहीं, लेकिन सर अब आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो तो पाकिस्तानी सियासत की तस्वीर बन चुकी है ना। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो फिर डिबेट तो बड़ी आगे चली जाएगी। सर नून लीग को भी पता है कि उनको किस तरह सिस्टम से बाहर किया गया, PTI को भी अब समझ आ गया है। सर इससे पहले पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ठीक कह रही है कि उनको तो ज़मानों से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं सकी। तो सर लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ अपनी भी तो खामियां हैं ना सर, वो तो दूर नहीं हो पाती। यकीनन खामियां हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने कायदीन को उन मुक्तदर हलकों के सामने झुकने पे मजबूर कर देते हैं और उनको ऐसी पिक्चर्स दिखाते हैं, ऐसे हालात दिखाते हैं बाय विच उनको, कायदीन को ये लगता है कि जी हमारे लिए मुश्किल वक्त आने लगा है। तो इस तरह के हाइन जो हैं वो तो हर जमातों में मौजूद होते ही हैं, पॉलिटिकली स्पीकिंग। तो वहाँ पे तो फिर अपना एक जहन जो है वो लड़ाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, आप देख लें जिस दिन से हुकूमत हुई है, ख़त्म हुई है, उस दिन से लेके आज तक उनकी एक ही डिमांड है और ये है कि बर वक्त और जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं ताकि जमहूरियत का सिलसिला जो है, आइन की पासदारी जो है और कानून की पासदारी जो है वो बरकरार है। सर लेकिन अब इलेक्शन तो अनाउंस हो गए हैं और इसमें बज़ाहिर तो लग ये रहा है कि अब संजीदा भी हो चुकी हैं जमातें, इलेक्शंस के लिए इदारे भी संजीदा हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी एक जमात को आपको लग रहा है कि इस इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जाएगी, यानी अगर मैं उसी जमात का इशारा करूं तो क्या उसकी लीडरशिप अगर मौजूद नहीं होगी, पूरी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप ही आप उड़ा देंगे, तो फिर इलेक्शन को तो ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एक जमात कह रहे हैं, मैं तो उसका नाम लूंगा कि PTI। आप कह रहे हैं कि उनकी क़यादत को और फर्स्ट लाइन को उड़ा दिया गया है। उड़ा देंगे नहीं, उड़ा दिया गया है। या अंदर है या उनको मजबूर किया गया कि वो पार्टी छोड़ के और एक नए तजर्बाकार की तरफ कर ले। जी, असल बात ये है कि आप ये देखें कि पब्लिक की पल्स क्या है और इलेक्शन वाले दिन पता लगेगा। अगर अगेन आई से कि अगर इंजीनियर ना हुए, जिस तरह से 18 में एक बड़ी हद तक इंजीनियरिंग की गई थी, अगर उसी तरह से आज किसी और के लिए इंजीनियरिंग नहीं होती तो पब्लिक का रिएक्शन जो है वो आपको इलेक्शन डे पे नजर आ जाएगा। सर लेकिन आपको खुद क्या लगता है सर कि जो पीपल्स पार्टी तो अपनी जगह, लेकिन जो PTI क्लेम कर रही है वो ये कह रहे हैं कि जी अगर तो हमें कोई थोड़ी सी भी फील्ड मिल जाए तो हम तो क्लीन स्वीप कर देंगे। सर इतना बड़ा स्टेटमेंट तो आपको नहीं लगता, क्योंकि आप खुद भी पंजाब में बैठे हुए हैं और यही सूबा बेसिकली डिसाइड करता है कि वफाक में किसकी हुकूमत होगी, तो क्या वाकई आप अदर देन पीपल्स पार्टी ओपिनियन आपको लगता है कि वाकई PTI की स्ट्रेंथ मौजूद है, नून लीग को किसी न किसी हद तक उन्होंने डेंट पहुँचाया है? इलेक्टेबल्स की हद तक तो मैं समझता हूँ कि शायद PTI बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है,
लेकिन पीटीआई का वोटर या पीटीआई का सपोर्टर जो है वो आज बेशक खामोश है लेकिन मौजूद है। तो सर ये वोटर निकलेगा वोट डालने आपके ख्याल में? अगर उनके पास कैंडिडेट्स हुए और अगर उस जमात को इलेक्शन लड़ने दिया गया तो आई एम श्योर कि जरूर निकले। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी के हवाले से सर मुझे फरमाइएगा कि अब जिस तरीके से नून लीग की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जी वो सब जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकालना है तो फिर सबको मिल बैठना पड़ेगा। आपने ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कहा ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को एक साइड पे करना है तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा, तो पहले खुद तो उनकी गोद से बाहर निकले। ये भी ठीक है, लेकिन सर वो तो यही बात कर रहे हैं ना कि कोई हमारे साथ बैठे तो सही। पीपल्स पार्टी जब बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम लगाएगी, एक के बाद एक बयान दागेगी, तो वो आगे से फिर कुछ ना कुछ जवाब तो देंगे ना। आप देखिए आज से 1.5 साल पहले क्या हुआ था कि हमारे साथ बैठे, किसने उस वक्त इनको सपोर्ट करके इनकी हुकूमत बनाई थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने। दे कांट से कि जी हमारे साथ ये बात नहीं करते या हमें सपोर्ट नहीं करते। उस वक्त इनको सपोर्ट किया था, उस वक्त उस हुकूमत साजी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना हिस्सा डाला था। तो हाउ कैन दे से कि जी हमारे साथ बात नहीं करते? ये तो आज बिकॉज बज़ाहिर जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में तो पिछले 1.5 साल से, चाहे 6 महीने से यहाँ पे अबूरी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, लेकिन मौजूदा हालात में आज भी मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल गिरफ्त है आपके इंतजामिया के ऊपर, पोस्टिंग ट्रांसफर्स की हद तक, अपॉइंटमेंट्स की हद तक। जो सरकारी आप अथॉरिटी समझ सकते हैं उस हद तक मुस्लिम लीग नून के जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने जिलों में उस अथॉरिटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे थे कि बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, ये तो उससे बहुत पहले से बात शुरू हो चुकी थी। जब सिंध की तबाहकारी, जो सैलाबी तबाहकारी थी, उसकी बहाली के लिए जो कमिटमेंट उस वक्त की हुकूमत ने की थी फंड्स की, जब वो देने से इनकार कर दिया और फिर उसमें डिले हुआ। देखें, आप और मैं अल्लाह ताला की दी हुई छत के नीचे रहते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि जिनके सर के ऊपर से छत गिर गई है या हट गई है वो जिंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। तो उस वक्त भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भरपूर नाराजगी का इजहार किया और बिलाखिर जो है हुकूमत को होश के नाखून लेने पड़े और वो फंड्स जो थे, बहाली के फंड जो थे, वो रिलीज करने पड़े। और इस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बीएनपी का क्या रद्द अमल है आज देख रहे हैं आप। मैंगल साहब का, हमारे भाई हैं, वो बलोचिस्तान की तंगियों और परेशानियों के हवाले से बात करते रहे और इसी अश्योरेंसेस के ऊपर जो है उन्होंने उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट का साथ दिया था। क्या हुआ उनके साथ? और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको जो अश्योरेंसेस दी गई, क्या हुआ उन अश्योरेंसेस का? सो ये तो कोई और प्रोग्राम आप करें जिनके ऊपर जिसमें इनके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन हालिया हालात के अंदर जो आपने पंजाब में और जो पॉलिटिकल सिनारियो के हवाले से बात की, तो पिछले 6 महीने से इस पंजाब में निगरान हुकूमत के हवाले से मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल गिरफ्त है। तो हाउ कैन यू से प्लेइंग फील्ड? नहीं, आप कह रहे हैं कि सर, आप कह रहे हैं, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बेसिकली नून लीग मैनिपुलेट कर चुकी है निगरां वज़ीर आला और उस हुकूमत के तवस्सुत से बहुत से मामलात को ऑलरेडी। लेकिन सर अगर अभी इलेक्शन की बात करें तो पीपल्स पार्टी की वैसे इटसेल्फ आपको क्या तैयारी नजर आती है पंजाब में? कुछ कोशिश तो कराएं, चाहे महीने बाद इलेक्शन कराएं, चाहे 6 महीने बाद इलेक्शन कराएं, दूध का दूध पानी का पानी सबको नजर आ जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आप कहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो कर सकेंगे एज अ पार्टी? जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, कहाँ पे? इंशाल्लाह ऑल ओवर इंशाल्लाह। देखें, जैसे कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि पब्लिक जो है उसने अब तक, यानी इमरान खान साहब से लेके मुस्लिम लीग नून और हम तक, अब उनको मेरे ख्याल में अब फर्क वाजे होना शुरू हो गया है। पब्लिक इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में खड़े होने वाली जमात और लीडरशिप कौन है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। यकीनन एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबात के हवाले से काफ़ी हाई हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आया वाकई पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग हो या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसी नई जमात हो जो कि अभी तक एक जलसा भी नहीं कर सकी है, क्या वाकई ये जमातें पंजाब के अंदर अपने वोट बैंक को मोबिलाइज कर सकेंगी और किसी हुकूमत को बनाने की पोजीशन में जा सकेंगी या फिर नहीं? इसी
नोट के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।